तो चलिए आज आज हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। और इसी को शॉर्ट में हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एचपी से। तो ये आपको चेक करना है कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो एचपी में है या नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस आपको चेक करने के लिए दिया गया है कि ये एचपी में है या नहीं है, तो आप उस सीक्वेंस का क्या कीजिए, रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। रेसिप्रोकल सीक्वेंस निकाल लीजिए। अगर रेसिप्रोकल सीक्वेंस किसमें आ जाए, एपी में आ जाए, तब उस केस में आप क्या कह सकते हैं कि जो दिया गया सीक्वेंस था वो किसमें है, एचपी में है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको हम क्या किए, एक सीक्वेंस दे रहे हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट डॉट डॉट। ये आपको सीक्वेंस दिए हैं कि चेक करके बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एच एचपी में है या नहीं है। मतलब क्या कि हरात्मक श्रेणी में है या नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ गौर से देखते चलिएगा। हम क्या बताएं कि अगर आप किसी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि वो एचपी में है, कब, जब इस सीक्वेंस का आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर 1/2 का अगर हम रेसिप्रोकल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। हम क्या देख रहे हैं कि संख्या क्या हो रहा है, जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है, जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है रेसिप्रोकल में। तो अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस एचपी में है, मतलब क्या कि हरात्मक श्रेणी में है या नहीं है, तो हम क्या बोलें कि इस सीक्वेंस का आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल सीक्वेंस फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। और 2/1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, अगर ये एपी में आ गया, किसमें आ गया, एपी में आ गया, तब हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सीक्वेंस था वो एचपी में है। अब चेक करते हैं कि जो आप रेसिप्रोकल सीक्वेंस निकाले हैं वो एपी में है या नहीं है। आप यहाँ देखिए, एपी में चेक करने के लिए हम क्या बताए थे कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। अगर वो बराबर आ रहा है तब आप क्या कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस दिया हुआ था वो किस में है, एपी में है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि वो एपी में है, कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब डी का वैल्यू सेम आ जाए। तो 2 में से अगर 1 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। 3 में से अगर 2 को घटाते हैं तब पर भी क्या आ जाएगा, 1। मतलब अगला संख्या हम क्या करते हैं, पिछला संख्या को घटा रहे हैं। तो 4 में से अगर 3 को भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 5 में से 4 को भी घटाते हैं तब पर भी उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1। और 6 में से 5 को भी घटाते हैं तब पर भी उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डी का वैल्यू आ रहा है वो क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है। हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो दिया हुआ सीक्वेंस किस में होगा, एचपी में होगा, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस एचपी में है, कब, जब उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल किस में आ जाए, एपी में आ जाए। मतलब आपको अब हरात्मक श्रेणी पता चल गया होगा किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि ए और बी का हरात्मक माध्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए और बी का जो हरात्मक माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी के बराबर। हम समझेंगे कि ये जो सबसे पहला हम टर्म समझेंगे कि हरात्मक माध्य होता क्या है, और हरात्मक माध्य का जो वैल्यू आया है 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये कहाँ से आया। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हरात्मक माध्य होता क्या है। हरात्मक माध्य होता क्या है, तो यहाँ गौर से देखते चलिएगा। हम क्या मान ले रहे हैं कि ए और बी कोई एक नंबर है, क्या है, ए और बी कोई, ए और बी क्या है, नंबर है। और इस नंबर के बीच में आप क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा नंबर फिल कर रहे हैं। और फिल करने के बाद जो आपको सीक्वेंस मिल रहा है, अगर ये सीक्वेंस किसमें चला जाए, एचपी में चला जाए, किसमें चला जाए, एचपी में चला जाए, तब उस केस में
ए और बी के बीच में जो नंबर फिल किए हैं वही क्या हो जाएगा, ए और बी का माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी का हरात्मक माध्य हो जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं, ए और बी के बीच में आप ऐसा नंबर फिल कीजिए जिसके कारण से जो सीक्वेंस बनता है वो किस में चला जाए, एचपी में चला जाए। तब उस केस में जो आप नंबर ए और बी के बीच में फिल किए थे वही नंबर क्या कहलाएगा, ए और बी का माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हरात्मक माध्य कहलाएगा। अब ये हरात्मक माध्य क्या होता है ये समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में हम क्या रख दिए, एच रख दिए। क्या रख दिए हैं, एच रख दिए। तो ए और बी के बीच में अगर हम एच रखें और इस एच को रखने के कारण से जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ए एच बी, अगर वो किस में चला जाए, एच पी में चला जाए, तब उस केस में जो ये जो एच आप फिल किए हैं ए और बी के बीच में वही क्या कहलाएगा, ए और बी का हरात्मक माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए और बी का हरात्मक माध्य कहलाएगा। अब ये हरात्मक माध्य क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं कि ए एच और बी, ए एच और बी किस में है, एच पी में है। किस में है, एच पी में है। अगर ए एच बी अगर एच पी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो वो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 में ए। एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 में एच। और बी का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 में बी। ये जो आपको दिख रहा है ये किस में चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, सॉरी अगर कोई भी सीक्वेंस एचपी में है तो उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल किस में चला जाता है, एपी में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में ए, 1 में एच, 1 में बी जो होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। और अभी एपी का आप क्लास कर करके आए होंगे तो उसमें एपी का प्रॉपर्टी हम जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम क्या बताए थे कि अगर ए बी सी किस में है, एपी में है, तब उस केस में 2b का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। 2b का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। तो बस यहाँ देखिए ए के जगह पे यहाँ क्या दे दिया, 1 में ए दे दिया। बी की जगह पे यहाँ क्या दे दिया, 1 में एच दे दिया। सी की जगह पे यहाँ क्या दे दिया, 1 में बी दे दिया। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, बी को किससे रिप्लेस कर दिए हैं, 1 में एच से रिप्लेस कर दिए। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में एच इक्वल टू ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 में ए प्लस 1 में बी। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो h का जो वैल्यू आएगा वही वो किसके बराबर हो जाएगा, 2ab अपॉन में a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तब जो h का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2ab अपॉन में a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, ए और बी का हरात्मक माध्य का जो वैल्यू आएगा 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये कहाँ से आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि समांतर माध्य जो होता है गुणात्मक माध्य से बड़ा होता है और गुणात्मक माध्य का जो वैल्यू होता है वो किससे बड़ा होता है, हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि समांतर माध्य का जो वैल्यू होता है वो किससे बड़ा होता है, गुणात्मक माध्य से बड़ा होता है। और गुणात्मक माध्य का जो वैल्यू होता है वो किससे बड़ा होता है, हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसका भी प्रूफ होता है, ये प्रूफ आपको 11th क्लास में, या आप अगर पूरा थ्योरी ध्यान से देखिएगा तो हम सबका प्रूफ दिखा चुके हैं। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू किसके बराबर होता है और हार्मोनिक मीन का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो आप वैल्यू निकाल के भी इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है कि समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या कह रहा है कि ए इंटू जी का जो वैल्यू होता है, ए इंटू एच का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, जी के स्क्वायर के बराबर होता है। ए इंटू एच का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, जी इंटू एच, ए इंटू एच का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, जी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या कि अर्थमेटिक मीन इंटू हरात्मक मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, गुणात्मक मीन का स्क्वायर के बराबर होता है। आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं
क्यों? क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये भी हम पढ़ लिए हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये भी हम पढ़ लिए हैं, और हार्मोनिक मीन क्या होता है ये भी हम पढ़ लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है? विभाजता का नियम, विभाजता की जांच या विभाजता का नियम भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी। तो इसमें विभाजता का नियम पढ़ेंगे, दो का विभाजता का नियम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब जो है इसका विभाजता का हम नियम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, 2 से विभाजता की जांच कैसे करते हैं कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो? सम संख्या हो। अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पे सम संख्या हो तो वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि अगर मान लेते 2, 3, 4, 2 दे दी, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। 2 क्या है? सम संख्या। इसका मतलब क्या कि ये जो संख्या होगा वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे 4, 3, 2, 1 जो है, अब 1, 2 दे दिए, ये भी संख्या की, अब 4, 3, 2, 1, 4 लिख दिए, क्या लिख दिए हैं? 4 लिख दिए। तो यहाँ देखिए इकाई स्थान यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। इसका मतलब क्या? ये भी जो है किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पे जो अंक है वो क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि वो सारे के सारे संख्या क्या हो सकता है? 2 से विभाज्य हो सकता है जिसके इकाई स्थान पे क्या हो? सम संख्या हो। तो 2 से विभाज्य की जांच के बारे में आपको भी पता चल गया। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ध्यान में ये भी रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 2 हो, 2 इकाई या सम संख्या हो, क्या हो? इकाई या सम संख्या हो, तब पर भी वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर 20 मान लेते हैं तो 20 क्या है? इकाई स्थान पे 0 है, और 20 क्या है? 2 से डिविजिबल है। अब 500 मान लेंगे तो 500 के इकाई स्थान पे भी क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, जैसे 20, 28, 504, 408, ये सब सबका सब क्या है? 2 से विभाज्य है। ये जितना नंबर है वो क्या है? 2 से विभाज्य है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, 3 से विभाजता की जांच। तो 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में जितना अंक है, अगर आप उसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो जो संख्या प्राप्त होता है, अगर वो 3 से विभाज्य है तो दिया हुआ संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। 3 से दिया हुआ विभाज्य होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2, 3, 1 चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा? 2 + 3 + 1, तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 जो है वो क्या है? 3 से विभाज्य है। अगर 6 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या? 231 भी 3 से विभाज्य होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखना चाहेंगे तो 456 भी क्या है? अब यहाँ देखिए 456 अगर है तो 456 जो है क्या है? 4 + 5 + 6, अब 5, 4, 9, 6, 15, 15 जो है वो क्या है? 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 456 भी 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 234 है, तो 2 + 3 5 हो गया, और 5 + 4 क्या हो गया? 9 हो गया। ये जो आपको 9 दिख रहा है, 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या? 2, 3, 4 भी, 234 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब 5, 4, 6 है, तो 5 + 4 क्या हो गया? 9, 9 + 6 क्या हो गया? 15। ये जो 15 है वो क्या है? 2 से डिविजिबल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है। अगर ये 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा? 546 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 8, 8, 8, 8, 8, 8 का वैल्यू निकालेंगे 8 + 8 + 8, ये कितना हो गया? 24। 24 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या? 888 भी क्या है? 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से विभाजता के नियम भी आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट है 4 से विभाजता के नियम। अब हम 4 से विभाजता का नियम देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के अंत में 2 अंक
मतलब किसी संख्या का अंत के 2 अंक अगर क्या हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए, तब उस केस में वो संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ देखते चलिएगा, जैसे हम यहाँ लिखे हैं 8532 और ये चेक करना है कि 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 32 है। तो 32 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब क्या, 8532 भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 9836 कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, 9836। तो 9836 इसके लास्ट में क्या है, 36 है। 36 क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। अगर 36 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, 9836 भी 4 से डिविजिबल होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, 5 से विभाज्यता की जांच। तो 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, अगर किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे क्या हो जाए, 0 या 5 हो, तब उस केस में वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लेते 50, इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं 545, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। 9235, तो इसके इकाई स्थान पे भी क्या है, 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया कि 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 तो वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते चलिएगा, जैसे 1375 लिखे हैं, तो 1375 में इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। अगर इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब क्या, ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ 2840 में इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, इसका मतलब 2840 भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या को आप क्या कर रहे हैं, 2 और 3 से अगर कोई भी संख्या है और वो क्या है, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वो संख्या जो है 6 से विभाजित है। अब यहाँ देखिए 6 का, अगर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, कि जो संख्या 2 से डिविजिबल होगा और जो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 2, यहाँ देखते चलिएगा 4 ले लिए और 2 ले लिए। अगर आपसे अगर हम पूछेंगे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, आप क्या कहिएगा कि ये संख्या जो है 2 से तो डिविजिबल है। अगर आपसे बोलेंगे कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों डिविजिबल नहीं है, यहाँ देखते चलिएगा कि ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल तो है, 2 से डिविजिबल है, बट 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी हम पढ़ कर क्या है कि संख्या के सारे अंकों को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 242 को अगर ऐड करते हैं, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, और 6 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। 8 आप बताइए 3 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब 8 जो है 3 से डिविजिबल अगर नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 का विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तभी आप कह सकते हैं कि वो 6 से भी विभाज्य होगा। इसका आप चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 456 456, तो 456 के इकाई स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। और जब इस संख्या का सम निकालते हैं तो 4 + 5 + 6, तो 5 4 9 6 15, 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या कि ये संख्या जो है 456, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 234 लेते हैं, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या कि ये जो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। और इकाई स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा। 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी
डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम। क्या कह रहा है कि किसी संख्या या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगा। फिर से देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 7 देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। यहाँ 4 देखिए क्या है, कितने बार है, 6 बार है। 5 देखिए कितने बार है, 6 बार। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को अगर 6 बार लिख देते हैं किसी संख्या को 6 बार लिख देते हैं तो उससे उसके बाद जो संख्या बनता है वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 7 क्या कितना बार लिखा गया है, 6 बार। यहाँ 4 कितना बार लिखा गया है, 6 बार। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ 5 कितना बार लिखा गया है, 6 बार। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या क्या हो जाए, 8 से विभाज्य हो जाए, तब उस केस में जो वो संख्या होगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, या क्या कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य होती है वो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 2 केस ध्यान में रखना है। पहला केस क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। या किसी संख्या के अंत के 3 अंक क्या हो जाए, 3 जीरो रहे, अंत में क्या हो जाए, 3 जीरो रहे, तब उस केस में जो संख्या होगा वो भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मान लेते 42 है, चेक करना है यहाँ पे 42, इस पे क्या डाल दिए, 000 डाल दिए, ये एक संख्या बन गया। अब पूछेंगे कि ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो ये 8 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट 3 अंक क्या है, 3 गो जीरो है। ये भी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। जैसे 74 56 हो गया, 28 32 हो गया, 45 44 हो गया, 78 1000 हो गया, ये सब का सब संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। अब देखिए जैसे 7456, तो अब इस 7456 में जो लास्ट का 3 अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या जो है वो कौन सा है, 456 है। अब 456 अगर 8 से विभाज्य है तो हम क्या कर सकते हैं, 7456 भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब 456 क्या है, 8 से विभाज्य है, तो 7456 भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब 8232 से क्या है, 8232, ये जो आपको दिख रहा है 8232, इसके लास्ट 3 अंक जो है वो क्या है, 232 है। तो 232 जो है वो किससे है, 232 किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या, 8232 भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर किसी भी संख्या का अंकों का योग क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 999 लिखे, 999, ये इसका अगर हम संख्या का योग निकालेंगे तो 9 + 9 + 9, तो 9 + 9 + 9 क्या हो जाएगा, 27। और 27 क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि 999 भी क्या होगा, 999 भी क्या होगा, 999 भी क्या होगा, 999 भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 284 28404 है, 28404 है। अब ये चेक करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या कर, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि आप किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस संख्या में उपलब्ध जो डिजिट होगा उसको आप क्या कीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर वो क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 2 + 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 + 8 10 और 10 + 4 14 और 14 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ये जो 18 है वो क्या है 2 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं कि 28404 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 10 विभाज्यता का नियम क्या है कि वो संख्या जिसकी इकाई अंक में शून्य होता है वो क्या हो जाएगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। ये सबको पता है, जैसे 100 हो गया 200 हो गया, ये सब क्या है 10 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 4560 है, इसके इकाई स्थान लास्ट का संख्या क्या है 0 है, इसका भी लास्ट का संख्या क्या है 0 है, इसका भी लास्ट का संख्या क्या है 0 है, इसका भी लास्ट का संख्या क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है ये सारा का सारा संख्या क्या है 10 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल सम स्थान के अंकों के योगफल के बराबर होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 265782 वो क्या है 11 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं 265782 है, तो यहाँ देखिए एक अंक छोड़ करके ऐड करते चलिएगा, इसके आगे तो कुछ है नहीं, कुछ है कुछ नहीं है तो 0 है। अब इसको क्या करेंगे इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो अब इसको अगर ऐड करते हैं तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, 9 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 + 5 13, 13 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। हम यहाँ क्या देख रहे हैं सम और विषम संख्या के अंकों का जो योगफल है वो क्या है बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब क्या ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। ये आपको पता चल गया कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानांक के अंकों का योग और सम स्थानांक के अंकों का योगफल क्या हो जाए बराबर हो जाए तब उस केस में जो संख्या दिया हुआ है वो किससे विभाज्य हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब एक संख्या छोड़ करके क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब यहाँ देखते चलिएगा, नेक्स्ट है इसके अलावा अतिरिक्त यदि दो स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर क्या हो जाए 11 हो जाए तब भी वो संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो संख्या है ये संख्या क्या है 391457 है। अब इसको अगर इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11, 11 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं। अब ऊपर से देखिए इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और 4 + 5 क्या हो जाएगा 9। कितना आया 9। तो 20 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 11 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या अगर इस दोनों का अंतर किसके बराबर आ रहा है 11 के बराबर आ रहा है तब पर भी वो संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाज्य का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष के बराबर होता है। तो क्लियर हो गया। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।